हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम लोग आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राज्य, किसान और नगर, इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में जो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं उनकी रही हैं, उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। अब चूंकि आपने देखा था, आपने जो अपना चैप्टर पढ़ा था वो हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर पढ़ा था, और वहां पर आपने हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है आज से लगभग 4600 साल पहले से लेकर 3900 साल के बीच का देखा था। 4600 से लेकर 3900 साल पहले का आपने टाइम पीरियड देखा था। यानी हड़प्पा सभ्यता लगभग 700 साल तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान रही थी। ये बात आपने कल के अध्याय में समझी थी। अब आज के चैप्टर में दिक्कत क्या है? आज के चैप्टर में दिक्कत यह है कि यहां पर इन्होंने जो स्टार्टिंग की है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में की है। यानी लगभग इन्होंने बीच का जो 1400 साल का पीरियड है वो गायब कर दिया है। यानी जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, तो वैदिक सभ्यता का जिक्र यहां पर ज्यादा नहीं किया गया है। हल्का सा जिक्र यहां पर वैदिक सभ्यता के बारे में किया गया है। इसी वजह से मैं आपको नई वाली जो एनसीईआरटी बुक थी ये पढ़ाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहां पर बहुत सारे तथ्य जो है मिसिंग हैं। जबकि आपके प्राचीन भारत की जो राम शरण शर्मा की किताब है उसमें बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस में सहायक हैं। यहां पर जो भी तथ्य हैं वो आपके खास करके प्रीलिम्स में तो मदद करेंगे, लेकिन मेंस में इनसे बहुत ज्यादा मदद नहीं होने वाली है। बस यही इतना अंतर है। तो यहां पर वैदिक सभ्यता का जिक्र इसमें ज्यादा नहीं किया गया है। केवल इन 2 लाइनों में वैदिक सभ्यता का यहाँ पर हल्का सा जिक्र है, और इसके अलावा वैदिक सभ्यता को पढ़ने को आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, और यही वह समय था जिस समय सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने ऋग्वेद का लेखन किया है। ठीक है, ऋग्वेद के लेखन की अवधि जो है आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व की है। लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद का लेखन हुआ है, और ये वैदिक काल में हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसके अलावा इस समय में उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में भी आई। यानी कृषक बस्तियों का अस्तित्व में आने का मतलब यह है कि लोग स्थायी रूप से निवास करके वहां पर रहने लगे हैं और खेती बाड़ी करने लगे हैं। लेकिन साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। चरवाहा का मतलब क्या है कि जब तक हमारे जानवरों के लिए किसी एक स्थान पर चारा है तब तक हम वहां रुकेंगे, उसके बाद वहां से चले जाएंगे। तो ऐसी बस्तियों के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आप अपना पहला पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में ब्रैकेट में वैदिक काल में, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये जो पीरियड की बात हो रही है वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल तक आते आते, यानी वैदिक काल के बाद का जो पीरियड है उसको उत्तर वैदिक बोला जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में हमें महापाषाण नाम की कब्रें देखने को मिलेंगी। यानी ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी का मतलब क्या होता है, 1000 साल पहले। यानी ईसा से 1000 साल पहले, यानी कि लगभग आज से 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्र बनाई गई थी, जो कि इसे उत्तर वैदिक सभ्यता पीरियड बोला जाता है। तो ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर यह भी पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का लोगों को ज्ञान हो गया है, और लोहे के हथियार वगैरह, लोहे के बर्तन वगैरह इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो हमें यहां पर लोहे का जो जिक्र है वो कहां मिल रहा है, महापाषाण पीरियड में मिल रहा है। तो यहां पर अब आप लोग सेकंड पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं।
तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। इसी में सब पॉइंट, कई स्थानों पर शवों के साथ लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ये महापाषाण कब्रों में कई स्थानों पर जो शव हैं, शवों के साथ लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब देखिए यहां पर केवल इन्होंने इतना ही जिक्र किया है वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में, केवल इन्हें 2 पैराग्राफ में इन्होंने पूरा निपटा दिया है, इसके बाद कोई जिक्र नहीं है। अब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें से सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय भी हुआ। यानी यहां पर ये दिखाते हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ है। उससे पहले स्पष्ट रूप से, जैसा कि आपने वैदिक काल के बारे में पढ़ा भी है, आपने क्लास 6 में हल्का सा पढ़ा है वैदिक सभ्यता के बारे में, उस समय इतने बड़े राजा ना तो राजा थे, ना शासक थे, ना ही उनके बहुत बड़े साम्राज्य थे। लेकिन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आप देखेंगे जो आरंभिक राज्य हुए हैं, इसमें कुछ साम्राज्य भी हुए हैं और कुछ इनके छोटे छोटे रजवाड़े भी हुए हैं। तो ये बात यहां पे बताई गई है। अब देखिए यहां पर एक नोट लगा दीजिए और नोट लगा के लिख लेना आप, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के यानी जो अभिलेख प्राचीन अभिलेख में प्राप्त होते हैं, उन अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इसमें आपकी पहली हेडिंग है प्रिंसेप और पियदस्सी। प्रिंसेप ऑफ पियदस्सी का मतलब क्या है वो हम अभी जानेंगे। देखिए भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, जो कि अशोक के अभिलेखों में मिलती है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। सेम इसी से मिलते जुलते कुछ अभिलेख और भी थे जिन पर इसी प्रकार के सिंबल बने हुए थे, बिल्कुल ऐसी लिपि थी, उसमें उसका नाम अशोक दिया हुआ था। तो ऐसे कन्फर्म हुआ कि ये जो पियदसी नाम का ये राजा है ये वास्तव में अशोक ही है। तो यहां पर बताया गया कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम भी दिया गया था, अशोक भी लिखा था, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो यहां पर क्या होता है, जब जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन भारत के जो अभिलेख हैं उनको जब पढ़ लिया है तो उसके बाद प्राचीन भारत का अध्ययन कर पाना और आसान हो गया है, और भारत के तमाम जो पुरातत्ववेत्ता हैं या इतिहासकार हैं उनकी अध्ययन की रुचि प्राचीन भारत में और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये बात यहां पर समझाने का इसमें प्रयास किया गया है, कैसे प्राचीन भारत के जो अभिलेखों को पढ़ा गया है और पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है, इस बारे में यहां पर बताया गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने 2 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट यहां पर आएगा प्रिंसेप और पियदसी में। तीसरा पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 1830 में सॉरी 1830 के दशक की बात हो रही है। यहां पर मैं एग्जैक्ट डेट ही लिखवा देता हूं आपको, और वो डेट आपके चैप्टर के एंड में जो काल रेखा दी हुई है वहां पर दी हुई है डेट 1838 है वो डेट, ठीक है। 1838 है डेट, आपके चैप्टर के एंड में काल रेखा जो दी हुई है वहां पर वो डेट दी हुई है। तो 1838 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इसी में सब पॉइंट, इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है जिन पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। जिन पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। और इसी में सब पॉइंट, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। तो यहां तक स्पष्ट हो जाएगी, ये जो अभिलेख मिले हैं या सिक्के मिले हैं खरोष्टी और ब्राह्मी में,
ये अशोक से संबंधित हैं, अशोक के टाइम पीरियड के हैं, यानी मौर्यन पीरियड के हैं, मौर्य काल के हैं ये। यहां तक बात आपने लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। बताया गया है कि इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। तो ऐसे करके जब प्राचीन भारत की लिपि पढ़ ली गई है, तो प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था कैसी थी, राजा कैसा था, राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा था, वो पूरी जानकारी इन अभिलेखों से, इन शिलालेखों से मिल गई है। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। यानी 20वीं सदी तक जो इतिहासकार थे, उन्होंने प्राचीन भारत को लेकर एक सामान्य चित्र तैयार कर लिया है। अब देखिए यहां पर अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख के बारे में यहां पर बताया गया है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं या उकेरे जाते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, अभिलेख के बारे में यहां पर थोड़ा सा लिख लेंगे नोट करके, या फिर आप चौथा पॉइंट ही यहां पे डाल दीजिए। इसमें आप लिख लेना, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। इसी में सब पॉइंट, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अब देखिए यहां कुछ चीजें और बताई गई हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। यानी कई ऐसे अभिलेख भी हैं, शिलालेख भी हैं जिन पर डेट नहीं पड़ी हुई है उस समय की, तो फिर ऐसे पता लगाया जाता है कि भाई इस पर लिपि कौन सी है। तो उस लिपि के आधार पर, मान लीजिए कोई लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के टाइम पर हुआ, तो यहां पर यह देख लिया जाता है कि ये जो शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में है तो अशोक के टाइम का ही होगा। ऐसे करके मैच कर लेते हैं। अब देखिए अभिलेख के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं। जो प्राचीनतम अभिलेख हैं प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते हैं। प्राकृत का मतलब है जन सामान्य की भाषा। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, इसी में चौथे में सेकंड सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं ब्रैकेट में जन सामान्य की भाषाएं, प्राकृत भाषाओं के आगे ब्रैकेट में जन सामान्य की भाषाएं ब्रैकेट क्लोज में लिखे जाते थे। इसी में सब पॉइंट। अब देखिए अजातशत्रु जो हुआ है, मौर्य काल से पहले का जो शासक है अजातशत्रु, और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी जन सामान्य की भाषाओं में लिखे गए हैं। ये थर्ड सब पॉइंट है, ये थर्ड सब पॉइंट है। इसमें लिख लेना अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा अभिलेख जो हैं, प्राचीन भारत के अभिलेख केवल प्राकृत में ही नहीं है, तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के अभिलेख भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप चौथा सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे, तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के अभिलेख भी मिलते हैं, भाषाओं के भी अभिलेख मिलते हैं। तो यहां तक आपको अभिलेख के विषय में जो जानकारी है ये आपकी स्पष्ट हो गई होगी। तो आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी हेडिंग बढ़ेगी यहां पर प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्यों का जहां पे जिक्र हुआ है प्रारंभिक राज्य, वैसे इसमें पहली सब हेडिंग है 16 महाजनपद, आप ये मत डालिए, आप यहां पे यही डाल दीजिए प्रारंभिक राज्य। इसके अंदर ही हम सब कुछ लिखेंगे। तो बताया गया है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया है, और इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि जो अपने आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, इसको जो है आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों के विकास का इसको जोड़ा जाता है। इसके अलावा बताया गया कि इसी काल में बौद्ध और जैन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं भी यहाँ पे पनपी हैं, इनका भी विकास हुआ है। और बौद्ध और जैन धर्म में जो आरंभिक ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इन महाजनपदों के नाम भी लिखे गए हैं, जिनकी संख्या 16 है। लेकिन यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि दोनों, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो या जैन ग्रंथ हो, उनमें पूरे के पूरे 16 जनपदों के नाम नहीं लिखे गए हैं। हो सकता है, देखिए जनपद किसे कहते हैं, उस समय जनपद के बारे में कोई ऐसा मानक तो था नहीं,
जैसे आज के मानक हैं कि जनसंख्या इतनी होगी तो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा या फिर बड़ा शहर कहा जाएगा। आज तो मानक स्थापित हैं और वो मानक यूनिवर्सल हैं, पूरे विश्व में एक जैसे मानक हैं। उस समय ऐसे मानक नहीं होते थे। उस समय जो ये ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनकी नज़र में कोई शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही है, तो उसे वो महाजनपद के रूप में उल्लेख कर देते थे। तो यही कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से 16 के 16 महाजनपद एक जैसे नहीं है, उनमें कुछ अंतर है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन कुछ महाजनपद हैं जो कि दोनों में कॉमन है, जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय दोनों में देखने को मिलते हैं। यानी बौद्ध ग्रंथों में भी हैं और जैन ग्रंथों में भी है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 5वां पॉइंट यहां पे आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। यानी ये नाम चाहे बौद्ध ग्रंथ हो या जैन ग्रंथ हो, दोनों ही ग्रंथों में कॉमन रूप से देखने को मिलते हैं। तो यहां तक तो बात हो गई कि हमें महाजनपदों का जिक्र किन में देखने को मिलता है। महाजनपदों का जिक्र हमें बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब यहां पर प्रशासन व्यवस्था कैसी थी महाजनपदों में, शासन कैसा होता था, शासक कैसे होते थे, वो सब हम यहां पर अब आगे देखेंगे। जो अधिकांश महाजनपद हैं, यहां पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, ये दोनों गढ़ों से संबंधित थे। यानी ऐसा नहीं है कि सभी में राजा का शासन था, कुछ जगह गढ़ व्यवस्था थी, यानी जिसको गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, गणतांत्रिक प्रणाली कहते हैं, उसी तरह की गढ़ व्यवस्था थी। वहां पर कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, बल्कि कई लोगों का समूह मिलकर शासन चलाता था। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 6वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रत्येक राज्यों, गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गढ़ और समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो राजा कहलाता था। अब देखिए इसी में सब पॉइंट, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। अब देखिए गढ़ संघ का एक एग्जाम्पल है वज्जी संघ। तो वज्जी राज्य का जिक्र, महाजनपद का जिक्र आया है, तो वज्जी महाजनपद जो है गढ़ प्रणाली पर आधारित था। तो यहां पर अब आप लोग लिख देना इसी में उदाहरण के तौर पर वज्जी संघ, ठीक है, या फिर वज्जी महाजनपद। तो आप समझ जाएंगे कि वज्जी महाजनपद जो है वो गढ़ प्रणाली पर आधारित था। तो यहां तक तो आपने बात स्पष्ट कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जनपद का अर्थ भी बताया गया है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन का मतलब लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। और जन का जो प्रयोग है प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है, यहीं से ही जन लिया गया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर नोट लगा देंगे और नोट लगाकर आप लिख लेंगे जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, ब्रैकेट में लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इसी में सब पॉइंट, इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है।
तो आपने वज्जी संघ यहां पर ये छठवें के सब पॉइंट में लिख लिया होगा उदाहरण में। अब देखिए महाजनपदों की संरचना कैसी थी उसके बारे में वर्णन यहां पर किया गया है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। तो ये आपका 7वां पॉइंट है, यानी प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। अब देखिए जब इसके पास किला होगा तो किले के रखरखाव के लिए, किलेबंदी करने के लिए प्राय सेना भी रखनी पड़ेगी, और जब विशाल सेना भी होगी तो सेनापति भी होंगे, मंत्री भी होंगे मंत्रणा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, यानी पूरा स्ट्रांग प्रशासन भी होगा, तभी तो वो रख पाएंगे। और इन सब व्यवस्था को जुटाने के लिए राजा अपनी प्रजा से कर भी लेगा, तभी तो ये सब कर पाएगा। तो वही सब चीजें बताई गई हैं। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, देखिए यहां पर अभी मैं मैप दिखाऊंगा, और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, जैसा कि कॉमन सी बात है। अब देखिए यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियां। गांधार, पुष्कलावती, तक्षशिला है, ठीक है। इधर आपका सूरसेन, मथुरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, पांचाल है इधर, अवंती है ये आपकी, अवंती, उज्जैनी, चेदी, वत्स, कोसल, काशी, कोसल की श्रावस्ती है, काशी की वाराणसी है, मल्ल, कुशीनगर, वज्जी, वैशाली, मगध, राजगीर, अंग, चंपा, इधर वंग है एक, ठीक है, और नीचे अश्मक है। तो ये सब बताए गए हैं यहाँ पर जो आपके बड़े बड़े महाजनपद हैं उनकी राजधानियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। हालांकि यहाँ पे सभी महाजनपद नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहां तक बात आपने स्पष्ट कर ली है, और ये आपका 7वां पॉइंट था यहां पर। अब देखिए आगे कुछ चीजें और बताई गई हैं। ये वही समय था जिस समय कुछ आरंभिक धर्म ग्रंथ भी लिखे गए हैं, धर्मशास्त्रों की रचना भी की गई है। तो यहां पर बताया गया है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना भी शुरू की है, जिनमें शासक सहित अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। यानी यहां पर यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि शासक जो होगा वो क्षत्रिय वर्ण से ही होगा, और सभी वर्गों के काम भी यहां पे बता दिए गए थे। इनमें शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था, ये बताया गया इनमें। और ये जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे हैं इनमें ये सब चीजें उल्लिखित की गई थी। तो यहां पर आप 8वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे, इसमें आप लिखेंगे लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। तो जैसा कि आप कॉमन सेंस की बात है, जब शासक है तो अपने जो भी व्यापारी हैं, शिल्पकारों से कर भी वसूलेगा और उनसे भेंट भी वसूलेगा, ये कॉमन सी बात है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताया गया है कि संपत्ति, हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार किए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी महाजनपदों में ऐसी व्यवस्था थी कि कई महाजनपद ऐसे थे जो कि अपनी परमानेंट सेना रखते थे, और कई महाजनपद जो होते जो कि बाहर से सैन्य सहायता लेते थे। यानी आपने देखा होगा सामंत प्रकार के जो लोग होते थे उनसे सैन्य सहायता यहां पर भी ली जाती थी। कुछ ऐसे भी महाजनपद यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां तक आपने स्पष्ट कर लिया होगा, 8वां पॉइंट लिख लिया होगा। 9वें पॉइंट में आप यहां पर लिख लेना कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं, और यानी ऐसे लिख लेना कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं रखी, बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी सभी राज्यों में सभी जो महाजनपद है उन्होंने अपनी स्थायी सेना नहीं रखी है, बल्कि कुछ महाजनपदों ने अपनी स्थायी सेना रखी है, और बाद बाकी जो राज्य हैं वो अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जो कि प्राय ने कृषक वर्ग से नियुक्त की जाती थी। अब देखिए यहां पर एक पद्धति की बात और आई है, जैसे ऊपर गढ़ की बात हुई है, गढ़ में आपने वज्जी संघ का एग्जाम्पल भी देखा है, तो वैसी ही व्यवस्था यहां पर भी है। ओलीगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, और रोमन गणराज्य में ओलीगार्की की यानी इसी प्रकार की व्यवस्था विद्यमान थी। तो यहां पर यह जिक्र किया गया है। गढ़ का मतलब रोमन में ओलीगार्की बोलते हैं, जिसका मतलब होता है समूह शासन।
तो यहां पर आप नोट लगा के यहां पर लिख लेना है इसके बारे में, नोट लगा के। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। इसी में सब पॉइंट, रोमन गणराज्य में या इसी में लिख लेना आगे, रोमन गणराज्य में एक समूह शासन ही था। तो ऐसे पता चल जाएगा ओलिगार्की व्यवस्था कहां पर थी, ये रोम में थी। अब यहां पर उस जनपद की बात की गई है जो सबसे पहले महाजनपद बना है और आपके 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली भी था। यह है मगध महाजनपद। तो 6ठी से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि आज आधुनिक बिहार में पड़ता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। देखिए, आरंभिक इतिहासकार इसके शक्तिशाली बनने के पीछे कई कारण बताते हैं। पहला कारण यह था कि जो मगध क्षेत्र की भूमि थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी, तो उपजाऊ होने की वजह से यहां पर अच्छी खासी पैदावार भी होती थी। दूसरा कारण यह था कि मगध क्षेत्र जो था वो लोहे की खदानों के समीप था, तो लोहे की खदानों के समीप होने की वजह से यहां पर आधुनिक उपकरण और हथियार बना पाना आसान हो गया। तीसरी बात यह थी कि मगध के पास में ही जंगली क्षेत्र भी था, तो जंगलों से मिलने वाले हाथी जो थे वो इनकी सेना में उपयोगी होते थे और इसकी वजह से ये मजबूत सेना बना पाए हैं। चौथा कारण यह है कि यहाँ पर गंगा और इसकी सहायक नदियां भी इसकी प्राकृतिक सीमाएं तय करती थी, तो गंगा और इसकी उपनदियों की वजह से आवागमन सस्ता हो गया, सुलभ हो गया। और एक कारण और भी है, गंगा और इसकी उपनदियों ने इसकी प्राकृतिक सीमाएं भी तय की। यानी कहने का मतलब यह है, गंगा और इसकी जो उपनदियां हैं इनके होने की वजह से शत्रु देश भी इस पर आक्रमण नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा साधन नहीं थे जिससे कि गंगा नदी को या इसकी सहायक नदियों को आसानी से पार किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, इसकी वजह से यह महाजनपद बन पाया। लेकिन जो आपके आरंभिक जैन और बौद्ध लेखक हैं, इन्होंने मगध की महत्ता का कारण यहां पर विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है, जबकि आपके आधुनिक इतिहासकार ये कारण नहीं मानते हैं, ये कुछ और कारण मानते हैं, ये भौगोलिक कारण भी मानते हैं और भौतिक कारणों पर भी ये चर्चा करते हैं। जबकि जो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखक हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया है, वो इसका कारण जो है वहां के शासकों की नीतियों को मानते हैं। तो हम ये दोनों ही बातें लिखेंगे। तो आपका 10वां पॉइंट यहां पर आएगा। 10वें पॉइंट में यहां पर आप लिखेंगे 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध ब्रैकेट में आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसके कई कारण हैं, इसी में ही आगे इसके कई कारण हैं। अब इसी में एक कारण यहां पर लिख लेना, मगध क्षेत्र में खेती की जमीन का उपजाऊ होना, मगध क्षेत्र की जमीन का उपजाऊ होना, इसी में लोहे की खदानें समीप होना, बी सी वाला, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, और इसी में डी कारण जो है गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होना। तो ये आपको 4 कारण यहां पर मिल गए हैं जो कि आधुनिक इतिहासकारों ने बताए हैं। ठीक है, ये आपके 10वें पॉइंट में चल रहे हैं ABCD करके। अब आप इसी में ही पहला सब पॉइंट यहां पे लिखेंगे 10वें में, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इसी में आगे इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। इसकी वजह से ये एक शक्तिशाली महाजनपद बन पाया, ऐसा आपके आरंभिक जैन और बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं। तो यहां पर आपने दोनों ही कारण यहां पर देख लिए हैं, जो हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने बताए हैं वो कारण भी आपने देख लिए हैं, और आरंभिक जैन और बौद्ध ग्रंथों में जो कारण बताए गए हैं वो भी कारण आपने यहां पर देख लिए हैं। अब आगे बताया गया प्रारंभ में जो राजगाह है, तो प्रारंभ में राजगाह यानी आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, मगध की राजधानी थी। तो यहां पर अब आप लोग 11वां पॉइंट यहां पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रारंभ में राजगाह ब्रैकेट में बिहार का राजगीर मगध की राजधानी थी। ठीक है, राजगीर का मतलब होता है राजाओं का घर। राजगीर का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है राजाओं का घर। तो ये राजगीर जो है
बताया गया कि पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह या राजगीर एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। तो 11 का पहला सब पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, इसी में पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र के आगे ब्रैकेट में लिखना पटना, आधुनिक पटना। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी कि मगध की सबसे पहली राजधानी रही है राजगीर या राजगृह, और सेकंड राजधानी रही है पाटलिपुत्र। अब देखिए आपकी अगली हेडिंग है एक आरंभिक साम्राज्य। अब यहां पे बताया गया कि मगध महाजनपद बनने के बाद यहां पर कौन कौन से साम्राज्य स्थापित हुए हैं। तो उसी क्रम में यहां पर सबसे जो शक्तिशाली साम्राज्य जो स्थापित हुआ है वो है मौर्य साम्राज्य। उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो बताया गया है कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनका राज्यारोहण लगभग 321 ईसा पूर्व में हुआ और इनका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनके जो पौत्र हैं, यानी इनका जो पोता है अशोक, तो इनका नाम मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा लिया जाता है, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इनके बारे में ये वर्णन यहां पर दिया गया है। तो यहां पर आपने हेडिंग डाली होगी, आप 12वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसी में आप लिखेंगे मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ब्रैकेट में लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, उनके पौत्र अशोक ने कलिंग ब्रैकेट में आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो इनके पौत्र अशोक ने जो है अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया है, कलिंग से युद्ध लड़ा है और कलिंग पर विजय हासिल की है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो यहां तक आपने चीजें लिख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, कैसे पता चला है कि भाई मौर्य वंश का शासन इतने टाइम पीरियड से लेकर इतने टाइम पीरियड रहा है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, खास करके मौर्यकाल की मूर्तिकला है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी उठाई गई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था मेगस्थनीज, इसके द्वारा जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है उसका विवरण लिया गया है। एक और स्रोत है, यानी कि यहाँ पर जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी इनके साम्राज्य की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वांग में, इन संस्कृत में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें भी इनका जिक्र मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख वो सबसे ज्यादा मूल्यवान माने जाते हैं, क्योंकि किसी राजा ने अपने आप में वो अभिलेख लिखवाए हैं, अपने सामने वो अभिलेख तैयार करवाए हैं, उनकी भाषा खुद से तैयार करवाई है। इसलिए ये अभिलेख जो है अशोक वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जबकि अन्य सब जो साक्ष्य हैं उनमें लेखकों ने अपने अनुसार लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्वयं राजा ने आदेश देकर लिखवाया है। तो इस वजह से अशोक के जो अभिलेख हैं वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अब आप लोग, आपका 13वां पॉइंट आएगा, 12वां पॉइंट हम लिख चुके हैं, 13वां पॉइंट आपका आएगा। यहां पर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरण, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, और विशेषतया मूर्तिकला से जानकारी मिलती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मूर्तिकला से जानकारी मिलती है। इसी में ही आगे पहला सब पॉइंट, मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती का मतलब होता है बाद के जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वंग में, संस्कृत की जो रचनाएं हैं उनमें मिलता है। आगे लिख लेना 13 का पहला सब पॉइंट करके, मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वांग्मय में, इसको वांग्मय बोलते हैं, वांग्मय, ठीक है, वांग्मय बोलते हैं इसको, वांग्मय में भी मिलता है। यह आपने लिख लिया होगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो ये आपको मौर्य वंश की जो जानकारी, मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है, एक तो मेगास्थनीज का जो विवरण है इंडिका नामक पुस्तक में लिखा हुआ, उससे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे, इसके अलावा मौर्य शासकों के बाद में जो परवर्ती लेखक हुए हैं जैन, बौद्ध और, तो उन्होंने अपने जो पौराणिक ग्रंथों में लिखा है और संस्कृत में जो रचनाएं की गई उनमें जो लिखा गया है, उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और सबसे विशेष जानकारी जो है हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है, अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे उन अभिलेखों से मिलती है। तो ये कुछ स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी को जुटाने की। तो ये बात यहां तक आपने क्लियर कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां बताया गया कि अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया, यानी इसने कलिंग युद्ध के बाद इतना ज्यादा ये मतलब परेशान हो गया, कलिंग युद्ध के बाद रक्तपात को देखे इतना इसका मन जो है विचलित हो गया, तो इसने जो है शांति, यानी शांति की राह चुनी और बौद्ध धर्म अपनाया। तो उसी बौद्ध धर्म का इसने प्रचार किया है। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। तो यहां पर 13वां पॉइंट आपने लिख लिया है। अब आप लोग 14वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसी में पहला सब पॉइंट, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। धम्म का प्रचार किया और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर भी किया। देखिए कई बार क्या है, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अशोक ने दृढ़तापूर्वक धम्म का प्रचार किया, दूसरे धर्मों की अपेक्षा की। अगर ऐसे प्रश्न अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको यही लगेगा कि भाई वास्तविकता में उसके अभिलेखों पर धम्म की बात की गई है, तो हो सकता है उसने अन्य धर्मों पर इतनी ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया, उनकी उपेक्षा की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक ने धम्म का प्रचार तो किया है, लेकिन अन्य धर्मों को भी यहाँ पर राजसी शरण भी दी है और उनके प्रति उदार भी रहा है। तो यहां आपने लिख लिया होगा, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम धम्म का प्रचार किया, लेकिन दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर भी किया, लेकिन दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर भी किया। तो ऐसे करके बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए ऊपर कुछ रह रहा है, यहां बताया गया है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि है उनकी, उसमें लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। यानी पश्चिम उत्तर भारत के जो कुछ अभिलेख हैं वो खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो यहां पर इसमें आप लिखेंगे 15वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आपने 14 पॉइंट लिख लिए हैं, इसमें आप लिखेंगे अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग
जबकि अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, प्राकृत के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। यानी आपको अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां देखने को मिलेंगी। एक तो ब्राह्मी है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कौन कौन सी 4 लिपियां हैं। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, इसके अलावा अरामाइक है या जिसको अरामेक बोला गया है, अरामाइक है यहां पर, और कौन सी है, और इसमें यूनानी है। तो आपको याद रखना है अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अभिलेख जो है ब्राह्मी में है, प्राकृत में है। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में जो इसके अभिलेख है वो खरोष्टी में है, और अफगानिस्तान में इसके कुछ अभिलेख जो मिले हैं वो अरामाइक और यूनानी भाषा में है। ये आपको याद रखना है। यानी अशोक की 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बताया गया है कि इनका प्रशासन कैसा था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, सुवर्णगिरी जो है कर्नाटक में है। तो इन सब का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 16वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इसी में सब पॉइंट, इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अब देखिए सबसे खास बात क्या है, जो अशोक के अभिलेख हैं वो जहां जहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था सब जगह स्थापित किए गए थे। यानी अगर हम अभिलेखों का परीक्षण करें तो ये पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। ये बात भी यहां पर स्पष्ट है। तो आपने 16वां पॉइंट और 16 का पहला सब पॉइंट जो बताया वो आपने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कुछ स्थान वो दिए गए हैं जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो उनका जिक्र यहां पर किया गया है। तो देखिए मैं यहां पर इन्हें लिखवाना चाहूंगा। जहां पर आप त्रिभुज देख रहे हैं लाल वाला, इसका मतलब महाशिलालेख प्राप्त हुए, इन स्थानों से महाशिलालेख प्राप्त हुए हैं। जहां पर आप यहां पर वर्ग देख रहे हैं उससे पता चलता है कि यहां से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और जहां पर आप डॉट देखेंगे नीला वाला, इसका मतलब स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आपने देखिए कितने पॉइंट लिख लिए हैं। यहां पर आपका चल रहा था 15वां, ठीक है, फिर 16वां आया, अब 17वां पॉइंट कर लीजिए। 17वां पॉइंट आप कर लीजिए और इसमें आप लिखेंगे वे स्थान जहां से अशोक के महाशिलालेख प्राप्त किए गए। वे स्थान जहां से अशोक के महाशिलालेख प्राप्त किए गए। तो इसमें पहला आ जाएगा कंधार, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नति, शिशुपालगढ़, जौगढ़। ठीक है, यानी ये वो स्थान है जहां से इनके महाशिलालेख प्राप्त किए गए हैं। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब इनमें से कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां से इनके महाशिलालेख से छोटे जो शिलालेख होते हैं, लघु शिलालेख, वो प्राप्त किए गए हैं। देखिए नाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, कई बार ये पूछा जाता है किन किन स्थानों से अशोक के महाशिलालेख या लघु शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। अगर आपने ये लिखे होंगे, पढ़े होंगे एक आध बार, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो इसी में ही 17 में सब पॉइंट इसमें लिख लेना लघु शिलालेख, फिर डैश लगा देना। लघु शिलालेख के आगे डैश लगा देना। कहां से लघु शिलालेख मिले हैं वो भी अब लिख लेते हैं। भयपुर, बैराट, भाबरू, फिर नीचे साउथ में मस्की, गाबी मठ,
पालकीगुडू, जतिंग, रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, नित्तूर, राजुल, मंडगिरी, उदयगोलाम, यहां से लघु शिलालेख मिले हैं। और बाद बाकी स्थान आ जाएंगे, उससे समझ जाएंगे यहां से स्तंभ लेख मिले हैं। स्तंभ लेख कहां कहां से मिले हैं वो भी यहां पे स्थान बताए गए हैं। टोपरा से मिला है, मेरठ से मिला है, गुजर, सांची, कौशाम्बी, अहरौरा, सारनाथ, इधर सहसराम से मिला है, फिर लौरिया, अरराज, नंदनगढ़ यहां से मिला है, रामपुरवा से मिला है, रुमनदेही से मिला है, निगाली सागर से मिला है, यहां से स्तंभ लेख मिले हैं। यानी वही जो अशोक के जो स्तंभ स्थापित किए गए थे उन पर जो लेख थे उन लेखों की बात हो रही है। तो यहां पर इसी में ही अगला सब पॉइंट लगा देना, स्तंभ अभिलेख कहां कहां से मिले हैं। इसमें लिखते देना टोपरा, मेरठ, गुजर, सांची, कौशाम्बी, अहरौरा, सारनाथ, सहसराम, निगाली सागर, रुम्मनदेही, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़ और लौरिया, अरराज। तो इन स्थानों से जो है अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं। देखिए इस चीज का महत्व तो जब आप पीसीएस एग्जाम अटेम्प्ट देंगे उस समय इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इतनी डीपली वाले। यूपीएससी में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पीसीएस एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये लघु शिलालेख है या फिर महास्तंभ लेख है, क्या है ये। तो आपको आसानी हो जाएगी अटेम्प्ट करने में। कुछ चीजें और बताई गई हैं। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। यानी ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य था तो क्या इनका जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो एक जैसा था? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय संचार व्यवस्था इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी, आवाजाही के इतने ज्यादा अच्छे साधन नहीं थे। तो हो सकता है कि इनके महाजनपद के आसपास जो इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र, उसके आसपास प्रशासन अच्छा खासा हो, लेकिन बाद के राज्यों में प्रशासन उतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो, यह भी हो सकता है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। जिन तक्षशिला और उज्जैनी जो थे इनमें वो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित थे। मौर्य प्रशासन की बात हो रही है ये। तो यहां पर अब आप लोग 18वां पॉइंट यहां पर लिख लेना। इसमें आप लिखेंगे तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। यह आपका 18वां पॉइंट है। तो ऐसे करके आपने मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी यहां से ले ली है। कुछ चीजें और भी बताई गई हैं कि साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि अगर आवागमन नहीं होगा तो माल की आवाजाही नहीं हो पाएगी। तो बताया गया कि मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन की बात हो रही है कि मौर्य प्रशासन में मेगास्थनीज ने जो देखा है उस चीज का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने किया है कि मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति का काम था नौसैन्य का संचालन करना, दूसरी का यातायात और खानपान का संचालन, तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का था अश्वारोहियों का, पांचवी का था रथारोहियों का और छठी का काम था हाथियों का संचालन। ये 6 समितियां थी जिनका जिक्र मेगास्थनीज ने किया है। इसमें से जो दूसरी वाली उप समिति है यातायात और खानपान वाली, इसका रोल सबसे ज्यादा अहम था, क्योंकि ये उपकरणों को ढोने, हथियारों को ढोने, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था करती थी। तो ये समिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, 19वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इसी में ए सब पॉइंट, एक थी नौसेना का संचालन करने वाली, ठीक है, यानी इसमें ए सब पॉइंट आपका। बी
यातायात और खान पान का संचालन। सी उप समिति पैदल सैनिकों का संचालन। डी उप समिति अश्वारोहियों का। ई उप समिति यानी 5वीं उप समिति रथारोहियों का। और छठी उप समिति किसके लिए थी? ई के बाद आपका एफ आएगा, हाथियों के संचालन के लिए। यानी 6 उप समितियों का उल्लेख किसने किया? मेगस्थनीज जी ने अपनी पुस्तक में किया है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया और ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। देखिए, जो धम्म है, धम्म के सिद्धांत बहुत ज्यादा सिंपल थे, क्योंकि वो शिक्षाएं थी और वही सब चीजें थी, कॉमन सी बातें थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि कर्मकांड वगैरह हो, मंत्रोच्चार वगैरह हो, हवन यज्ञ वगैरह करना हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत आसान शिक्षाएं थी जिनको कोई भी आसानी से अपना सकता है। तो धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यहां तक आपने 19वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब आपका 20वां पॉइंट यहां पर आएगा और 20वें पॉइंट में आप लिखेंगे, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इसी में सब पॉइंट। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। ये 20 का सब पॉइंट है। आगे यहां पर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इस विषय पर चर्चा की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया है और इन 200 सालों के दौरान अंग्रेजों ने बार बार भारतीयों का अपमान भी किया। भारतीयों से यह कहा जाता था कि भारतीय लोग पिछड़े हुए हैं, भारतीय लोग आदिम प्रकृति के हैं, उनमें शासन करने का कोई गुण नहीं है। हम उन्हें शासन पद्धति सिखाने, उनका पिछड़ापन दूर करने, उन्हें आधुनिक बनाने के लिए हम लोगों ने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया है। तो इस तरह की बातें जब अंग्रेज बोलते थे तो भारतीयों का जो पढ़ा लिखा समृद्ध वर्ग था उसको बार बार अपमान सहना पड़ता था। और जो समृद्ध वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि अंग्रेजों की इस बात का खंडन हो सके। तो इसी वजह से हमारे भारतीय जो संभ्रांत वर्ग है, संभ्रांत वर्ग ने अपने अतीत को खोजना स्टार्ट किया, यानी भारत के अतीत को खोजना स्टार्ट किया। तो उस अतीत को खोजते खोजते आपके सामने मौर्य साम्राज्य निकल कर आया, यानी इन लोगों के सामने मौर्य साम्राज्य निकल कर आया। और मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था से कई लाख गुना बेटर थी। तो ये सब चीजें हुई इसी वजह से हुई, यानी अतीत का जो अध्ययन किया गया, अतीत के इतिहास को ज्यादा केंद्रित किया गया। उसको केंद्रित करने का रीजन यही था कि कैसे भी करके इन्हें अपने अपमान का बदला लेना था और इन्हें अंग्रेजों को यह दिखाना था कि भारत ना तो कभी पिछड़ा हुआ रहा है, ना ही भारतीय लोग बर्बर प्रकृति के हैं, और ना ही ऐसा है कि भारत के लोगों को शासन पद्धति का आइडिया नहीं है या आभास नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन यहां पर रहा है। तो यहां पर बताया गया है 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। और इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। तो यही सब चीजें बताई गई कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना, यानी इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने भारतीय जन सामान्य को भी प्रेरित किया कि हमारे यहाँ भी अतीत में एक महान साम्राज्य रहा था और अब हम जो है एक कुचक्र में फंस गए हैं, उस कुचक्र से हमें मुक्ति पानी है। तो इसके लिए हमें अशोक या मौर्य साम्राज्य के जो आदर्श हैं उनको भी अपनाना चाहिए। तो इस तरह की बातें यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा की गई। तो ये यहाँ पर इस बात को बताने के लिए ये आर्टिकल यहाँ पे रखा गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 20 पॉइंट तक नोट डाउन कर लिए हैं। अब इससे आगे पॉइंट आपके नोट डाउन होंगे। अब देखिए यहाँ कुछ चीज और बताई गई हैं, फिर भी हम ये जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है लगभग आज से 185 ईसा वर्ष पूर्व पहले इसका पतन हो गया, यानी 185 ईसा पूर्व पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लगभग 150 सालों तक ये साम्राज्य चला, लेकिन फिर भी इसने अपने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक विशेष छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी, खास करके अशोक के शिलालेखों ने। यानी यहां बताया गया कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहां तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे।
लेकिन फिर भी 185 टाइम यानी 185 बोल रहा हूँ, 150 साल के अपने टाइम पीरियड में इसने पूरे भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी और अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ के गया कि आने वाले बाद के शासकों ने भी मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य की जो शासनिक नीतियां थी, उन नीतियों का अनुसरण किया। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं। अब आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी दक्षिण के राजा और सरदार। देखिए, अब तक तो हमने उत्तर भारत में शासन व्यवस्था, उत्तर भारत में जो साम्राज्य रहे हैं जिन लोगों के, उनकी बात कर ली है। अब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था कैसी थी वो हम यहां पर देखेंगे। तो बताया गया है कि उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में कुछ भाग तमिलनाडु का आ जाता है, आंध्र का आ जाता है, केरल का कुछ हिस्सा आ जाता है। इसमें चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। देखिए, ध्यान देना, ये सरदार हैं, राजा नहीं है, बल्कि यहां पर क्या सरदारियों का उदय हुआ है। तो सरदार क्या होता है वो भी यहां पे बताया गया है। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये सब शामिल है। एक बात और ध्यान रखिए, ये अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। देखिए, भेंट जो होती है स्वेच्छा से दी जाती है, यानी कोई व्यक्ति अगर आपको गिफ्ट देगा तो अपनी इच्छा से तो देगा। जबकि राजा जो होते हैं, राजा अपने प्रजा से कर की वसूली करते हैं। कर की वसूली जो होती थी वो कभी कभी जबरन भी होती थी। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब ये, गांव में या फिर 3-4 गांव में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वही सरदार, उसे लोग अपना सरदार मान लेते हैं और उसके अधीन लोग काम करते हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था यहां पर शुरुआत में रही थी और बाद में चलकर इसने साम्राज्य का रूप ले लिया। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आप 21वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। इसी में ही नोट करके आप लिखेंगे यहां पर नोट 1, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। इसी में सब पॉइंट, सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है जबकि राजा कर वसूली करते हैं। तो ऐसे अंतर समझ में आ जाएगा राजा और सरदार में अंतर क्या है। इसी में आगे है थर्ड सब पॉइंट, सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। तो यहां तक आपने सरदार और सरदारी को जान लिया है। अब देखिए, इन जो राज्यों के बारे में बात की गई है, चोल, चेर और पांड्य, इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो हमें इन राज्यों के बारे में जो प्राचीन तमिल ग्रंथ हैं, तो तमिल ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। तो उसके जरिए हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो आपने नोट लगाया है। अब आपका जो 21वां पॉइंट है, 21वें पॉइंट का ही पहला सब पॉइंट आपका आएगा। देखिए, आप लोग जब भी नोट्स बनाएं तो एक काम कर लिया करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपको पहला पॉइंट लिखवाया, तो पहला पॉइंट आपने ऐसे करके यहां तक लिख लिया पूरा पेज पर। ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है। अगर मैं आपको नोट लिखवाने के लिए बोल रहा हूं तो नोट के लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा स्पेस यहां से कम कर दीजिए। जैसे यहां से ऐसे नोट कीजिए, ठीक है, नोट के लिए थोड़ा सा स्पेस कम कर दीजिए जिससे आपको पता चले कि ये नोट लिखवाया है। ये इस तरह इसमें बीच में नोट लिखवाया है, तो नोट की लाइनें ऐसे करके कर दीजिए, ठीक है। और जैसे पहले के बाद मैं फिर से सब पॉइंट इसका बोल रहा हूं तो सब पॉइंट इसका आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सब पॉइंट आपका कहां से, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप नोट्स बनाइए जिससे आपको समझने में आसानी हो कि ये नोट लिखवाया है। या फिर अगर आपने नोट बनाया है तो उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये नोट है, ये इस पॉइंट से अलग है, ये नोट है, नोट के रूप में लिखवाया है। तो यहां पर अब आपका 21 का पहला सब पॉइंट है। इसमें आप लिखेंगे हमें इन राज्यों के बारे में प्राचीन तमिल ग्रंथों में या फिर ऐसे लिखना ना, हमें इन राज्यों के बारे में प्राचीन तमिल ग्रंथों की कविताओं से जानकारी मिलती है। कविताओं से जानकारी मिलती है जो सरदारों का विवरण देती हैं। हमें इन राजाओं के बारे में प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों की कविताओं से जानकारी मिलती है जो सरदारों का विवरण देती हैं। ये किसका पहला सब पॉइंट हो गया।
आगे यहां बताया गया है, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मुल्क के सग शासक शामिल थे। यानी कहने का मतलब यह था कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी शासक थे जो कि लंबी दूरी के जो भी व्यापार होते थे उनसे अपना धन जुटाते थे, कर जुटाते थे। तो यहां पर अब आप लोग 22वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहां पर अलग अलग साम्राज्यों की बात हो रही है, सातवाहनों की बात हो रही है, सग शासकों की बात हो रही है, तो उनके बारे में भी यहां पर लिखना पड़ेगा हमें। तो यहां पर आप लिखेंगे कई सरदार, या फिर ऐसे लिख लेना, यहां पर मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, इनका टाइम पीरियड भी आप लिख लेना ब्रैकेट में, कब से कब तक है, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसवी तक। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मुल्क के सग शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। तो ये आपका 22वां पॉइंट हो जाएगा। राजधर्म के नवीन सिद्धांत जो हेडिंग है, उसी में ही आपकी अगली सब हेडिंग है दैविक राजा। देखिए, कुछ राजाओं ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे देवी देवताओं की उपाधियों को लगाया, ताकि लोगों के मध्य उनकी एक विशेष ख्याति बन जाए, लोगों के मध्य उनका एक विशेष नाम हो। इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। जैसे सबसे पहले अशोक ने ही ऐसा किया, देवानप्यसी यानी देवताओं का प्यारा, और उसके बाद भी कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस तरह की उपाधियों को फिर लगाया है। तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने सबसे अच्छा इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये यहाँ पे बात बताई गई है। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। जैसे अशोक ने देवानप्यसी की लगाई, देवताओं का प्यारा, इन लोगों ने देवपुत्र की उपाधि अपने नाम के आगे लगाई है। तो यहां पर अब आपका 23वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। यह आपका 23वां पॉइंट है। इसी में पहला सब पॉइंट, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। देखिए, कुषाण शासकों का जो टाइम पीरियड वो आप लिख लेना, लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसवी तक, ब्रैकेट में आप लिख लेना। इसी में आपका सेकंड सब पॉइंट, अब इनके राजधर्म के बारे में बताया गया है। कुषाण शासकों ने राजधर्म का, जो उनके राजधर्म का प्रमाण है, वो सबसे अच्छा प्रमाण उनके सिक्कों पर मूर्तियों से देखने को मिलता है। इन्होंने अपना जो राजधर्म था, राजधर्म को उन्होंने अपने सिक्कों पर भी उकेरा और अपनी मूर्तियों में भी प्रदर्शित करवाया। तो यहां पर आप सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे 23 में। इसमें आप लिखेंगे कुषाण शासकों के राजधर्म का सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। अब देखिए, कुषाण शासकों की मूर्तियां कहां से मिली हैं। आपने एक मूर्ति तो देखी होगी, कनिष्क की मूर्ति जो है, जो कि मथुरा के म्यूजियम से प्राप्त हुई है, जिसमें गर्दन नहीं है, केवल नीचे का धड़ है पूरा। तो मथुरा के पास माट एक जगह है, माट, तो माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां लगाई गई थी। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 23 का थर्ड सब पॉइंट यहां लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मथुरा के पास माट, अफगानिस्तान के, मथुरा के पास माट, अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां लगाई गई थीं। मथुरा के पास माट, अफगानिस्तान, मथुरा के पास माट और अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर, और लगा देना, भी जो कॉमा मत लगाना, और लगा देना, और लगा के, और अफगानिस्तान के देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। ये तो कुषाणों की बात हो गई। अब गुप्त साम्राज्य की बात कर लेते हैं। गुप्तों का क्या हाल था। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी में अस्तित्व में आया है।
और बताया गया कि ये जो साम्राज्य है सामंतों पर, कई साम्राज्य में से जो थे सामंतों पर निर्भर थे। सामंत का मतलब ये था कि राजाओं की अपनी स्थायी सेना नहीं थी। जब भी राजा को सैन्य सहायता की जरूरत पड़ती थी तो वो सामंतों को बुलाता था और सामंतों के अधीन जो भी सेना होती थी वो राजा को सहायता प्रदान करते थे। ये बात यहां बताई गई है। सामंत की बात कही गई, सामंत अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। सामंत का मतलब है एक तरह से सरदार। जैसे आपने दक्षिण भारत में सरदार देखे, उसी तरह से उत्तर भारत में आपको सामंत देखने को मिलेंगे। यानी ये राजा नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने अपने आसपास के लोगों को संगठित करके सेना के रूप में तब्दील कर लिया है और समय पड़ने पर ये राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति है ये। तो ये बताया गया जो सामंत हैं ये अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे कभी कभी राजा भी बन जाते थे। तो यहां पर अब देखिए ये चीज जो है, ये सामंत वाला जो पोर्शन इन्होंने ऐड कर दिया है ये अलग ही है, तो इसको हम नोट के रूप में लिखेंगे, नोट के रूप में। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। इसी में आगे लिखेंगे सामंत अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। इसी में आगे सब पॉइंट, वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सहायता भी करते थे। और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। तो ये तो आपने सामंत के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य पर। गुप्त साम्राज्य कब से स्टार्ट हुआ है? 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ी है, तब से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर अब आपका 24वां पॉइंट आएगा और 24वां पॉइंट में आप लिखेंगे 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी में ही सब पॉइंट देखिए, गुप्त शासकों का जो इतिहास है साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। और इसके अलावा इनके यहाँ कई दरबारी कवि भी रहे जिन्होंने इनकी प्रशस्तियां लिखी हैं, उनके जरिए भी हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो 24वां का सब पॉइंट, आप पहला सब पॉइंट इसमें लिखेंगे गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। इसके अलावा इनके जो दरबारी कवि रहे हैं तो उन दरबारी कवियों ने भी इनका इतिहास, इनकी प्रशस्तियां लिखी हैं, लिखा गया है। इसी में ही एक सब पॉइंट और ऐड कर देना, उनके कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां भी लिखी गई। उनके कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां भी लिखी गई। ये सेकंड सब पॉइंट है 24 का। तो देखिए, प्रशस्ति को कई बार क्या होता है, जो आधुनिक इतिहासकार हैं उसको खारिज कर देते हैं, क्योंकि प्रशस्ति में कोई भी कवि अपने राजा की बुराई नहीं करेगा, वो अच्छी अच्छी बातें और वो भी बढ़ा चढ़ाकर बताएगा, क्योंकि कवियों को लालच रहता है कि राजा हमसे खुश होकर हमें कुछ ना कुछ असरफियां, हमें कुछ ना कुछ उपहार देंगे। तो आधुनिक इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं, इसे प्रामाणिक नहीं मानते हैं। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। अब देखिए, इसमें 24 का थर्ड सब पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे, इसमें देखिए इलाहाबाद स्तंभ पर जो अभिलेख उत्कीर्णित है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से फेमस है, इसकी रचना हरिसेन, जो कि सम्राट समुद्रगुप्त का राजकवि और दरबारी कवि था, इसने की थी। तो यहां पर आप लिखेंगे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। तो आपको पता चल जाएगा इलाहाबाद स्तंभ पर जो अभिलेख के रूप में प्रशस्ति है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, उसकी रचना किसने की है? सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, राजकवि हरिसेन ने की है। तो आपका यहां पर ये चीज आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, ये कनिष्क की मूर्ति है जो कि मथुरा म्यूजियम में रखी हुई है, आप देख पा रहे हैं। इसमें केवल धड़धड़ है नीचे का,
गर्दन गायब है, ऊपर का हिस्सा है ही नहीं इसमें। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। कल आपको पार्ट 2 का वीडियो देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात ही बोलना चाहूँगा, आपकी एक बार मेहनत लगेगी नोट्स बनाने में, और इतिहास के नोट्स ऐसे होते हैं जिनको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 10 साल 20 साल तक एक ही नोट्स काम करते रहते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिए, आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। दूसरी बात, आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं कि सर आपके नोट्स लंबे होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो नोट्स बनवाता हूँ वो यूपीएससी को ध्यान में रखकर बनवाता हूँ। ध्यान देना, मैं यहाँ पर यूपीएससी को ध्यान में रखकर नोट्स बनवाता हूँ, इस वजह से नोट्स लंबे होते हैं। अगर हम बोर्ड एग्जाम यानी अगर मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनवाऊँ तो काफ़ी शॉर्ट्स हो जाएंगे, काफ़ी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का टारगेट जो है यूपीएससी एग्जाम है, ना कि बोर्ड एग्जाम। तो हम लोग यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनवाते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि ये नोट्स लंबे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा में नोट्स को शॉर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे तथ्यों को कवर कर देता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो के अंदर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट तथ्य छूटता नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।